वीडियो बना रहे हो? श्री हीरानंद ITI कौशल एवं दक्षता प्रदर्शन नहीं तो ऐसा करो, वहां प्रदर्शनी। खड़े हो जाओ। इसकी मोटर खाली कहाँ निकाल के है नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अभी तो आपने अपने जीवन का पूरी किताब में से 2-3 पेज ही पढ़ते हैं। बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई? मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो अकबर के शिक्षक का नाम था मोहम्मद अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी अकबर के शिक्षक का नाम था। अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी था। इसी उपाधि से वह सिंहासन पर बैठा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर भी बैठा। अकबर का संरक्षक कौन था? वह कब से कब तक रहा? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। वह 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। सन 1542 ईस्वी यानी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बेगम ने के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। आँख में धूल जाने पर क्या होता है? आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आँख के रंग से क्या मतलब होता है? यानी किसका रंग होता है? आँख का रंग है जो। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से लिया जाता है। वस्तुओं में आवेशन किसके कारण होता है? तो वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को क्या क्या नाम दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश का नाम दिया। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। किसी चुंबक को लटका दिया जाए क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसका एक ध्रुव किस ओर होगा और दूसरा ध्रुव किस ओर होगा? तो उसका एक ध्रुव हमेशा उत्तर की ओर, दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है? चुंबक का मुख्य गुण समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण व असमान ध्रुव में आकर्षण का गुण होता है तथा यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उन को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष के नाम से जाना जाता है। माइक्रोफोन जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किसे कहते हैं? ऐसा उपयंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, विद्युत मोटर कहलाता है।
प्राकृतिक चुंबक को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसका कोई निश्चित आकार होता है? तो प्राकृतिक चुंबक को लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4 फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का यह गुण चुंबकत्व कहलाता है। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक वर्ग मीटर है, जिसे m स्क्वायर के जरिए दर्शाया जाता है। इसी तरह आयतन का व्युत्पन्न मात्रक घन मीटर है, जिसे m क्यूब के जरिए दर्शाया जाता है। और गति यानी रेखीय गति का व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, जिसे m प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड के जरिए दर्शाया जाता है। गति अगर कोणीय है तो उसे रेडियन प्रति सेकंड से दर्शाया जाता है, जिसे RAD प्रति सेकंड के रूप में लिखा जाता है। SI पद्धति का सामान्य रूप से क्या नाम दिया गया है? SI पद्धति का अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल, अर्थात मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। वास्तव में यह पद्धति MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का विस्तार है, जो 1960 में अस्तित्व में आया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। भारत में भी आमतौर पर यह पद्धति ही लागू है। विद्युत धारा का मात्रक SI पद्धति के अनुसार क्या है? विद्युत धारा का मात्रक SI पद्धति के अनुसार एम्पियर है, जिसे A से व्यक्त किया जाता है। इसी तरह तापमान का मात्रक केल्विन है, जिसे K से व्यक्त किया जाता है। और प्रकाश तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, जिसे CD से व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, जिसे MOL के जरिए दर्शाया जाता है। लंबाई का मात्रक SI पद्धति के अनुसार क्या है? लंबाई का मात्रक SI पद्धति के अनुसार मीटर है। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। समय का मात्रक सेकंड है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड SI पद्धति के मात्रक हैं। माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापों में काम आने वाला उपकरण माइक्रोमीटर। इसके जरिए छोटी छोटी माप ली जाती है, जैसा कि तार की छोटी से छोटी माप माइक्रोमीटर के जरिए माइक्रोन में ली जाती है। ट्राई स्क्वायर, जिसे हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं, उसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं। इसके जरिए 90 डिग्री के एंगल को चेक किया जाता है। किसी जॉब या वस्तु के 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहला है निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह, जैसा कि यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है। दूसरा है सकारात्मक सुरक्षा चिन्ह, कि यहाँ पर आप काम करोगे तो दस्ताने यानी ग्लव्स का प्रयोग करोगे। तीसरा है सचेतक सुरक्षा चिन्ह, कि यहाँ पर आपको सावधानीपूर्वक रहना है। और चौथा है सावधानी सुरक्षा चिन्ह, कि यहाँ पर भी आपको सावधानी से कार्य करना है। इस तरह से सुरक्षा चिन्ह होते हैं। साधारण काम में आने वाले औजार, जैसा कि पेचकस, मैलट यानी लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी काटने की आरी, स्टैंडर्ड वायर गेज, ड्रिल मशीन, टेननसा, हैमर, पेस टेस्टर, पोकर, स्निप, हेक्सा, वायरिंग पुलर, सोल्डरिंग आयरन, चाबी पाना, प्लायर। PVC वायर ज्वाइंट किस तरह के होते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं PVC वायर ज्वाइंट की ड्राइंग। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह PVC वायर ज्वाइंट बनाए जाते हैं। ब्रिटेंशन यूनियन ज्वाइंट, जैसा कि इस तरह का बनता है, इस तरह के 2 वायरों को जोड़ के बनाया जाता है, इस तरह का बनाया जाता है। ये सब ब्रिटेंशन यूनियन ज्वाइंट हैं।
पूरक मात्रक, जी हाँ, जिनके जरिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दर्शाया जाता है, जैसा कि सामान्य कोण या ठोस कोण। जैसा कि सामान्य कोण को रेडियन के जरिए दर्शाया जाता है, जिसको RAD प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, और ठोस कोण को स्टेरेडियन के जरिए दर्शाया जाता है, जिसे प्रतीक के रूप में SR लिखा जाता है। सन 1960 में क्या है, मात्रकों की कौन सी नई पद्धति लागू की गई जो पूरे विश्व में मान्य है? इस पद्धति का नाम क्या है? तो सन 1960 में मात्रकों की एक नई पद्धति लागू की गई, जिसको SI पद्धति के नाम से जानते हैं। यह पूरे विश्व में मान्य है। SI यानी सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल। SI पद्धति का नवीनतम रूप MKSA पद्धति समावेशित है। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए FPS पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसको MKS नाम से जाना जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक क्या होता है? CGS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसको शॉर्टकट में ग्रा से भी कहते हैं, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के रूप में पढ़ा जाता है। हमारे यानी मात्रकों के वर्गीकरण के अनुसार मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मूल मात्रक होते हैं, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं यानी फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी डेरिवेड यूनिट्स होती है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को तो क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रकों की तीन प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो मूल मात्रकों की तीन पद्धतियाँ यूनिट्स है। CGS पद्धति, जिस पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। इसमें प्रथम दो को मीट्रिक पद्धति तथा शेष को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी CGS MKS को तो मीट्रिक पद्धति में गिनते हैं और FPS को ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत गिना जाता है। इस अभिलेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया है। तो अशोक महान के तीसरे शिलालेख में यह सभी बातों की जानकारी मिलती है। अशोक के इस प्रथम शिलालेख में किस की निंदा की गई है? तो अशोक महान के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है और दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य तथा पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख भी किया है। अशोक महान ने कौन कौन से अभिलेखों का चलन किया? तो अशोक महान ने 3 तरह के अभिलेखों का चलन किया, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख मुख्य रूप से हैं। अशोक महान के जरिए गुफाओं का निर्माण कराया गया, जिससे कि आजीविकों को बराबर आसानी से रहा जा सके। उन गुफाओं का नाम क्या था? तो जिन गुफाओं का निर्माण कराया उनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व झोंपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण अशोक महान ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में किया था। अशोक की माता का नाम क्या था? यानी अशोक महान जो कि बहुत बड़े शासक थे, उनकी माता का नाम
सुबुद्रांगी था, यानी सुबुद्रांगी था। ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया सबसे पहले? तो भारत देश में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक महान के जरिए किया गया और इनके 18वें अभिषेक के अशोक महान के अभिलेखों में यानी शिलालेखों में क्या है, किस किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो अशोक महान के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। हमारे पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक को जब राजगद्दी पर बैठाया गया तो वह कहाँ का राज्यपाल था? अशोक जब 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा तो वह अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था और वह मगध की गद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था जो कि 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारीसार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या भेजने की प्रार्थना की? तो बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक से भेजने की प्रार्थना की उनमें थी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है और उसका अर्थ क्या है? बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, मित्रघात के नाम से जाता है जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था और वह मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था जो कि 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई और कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु बेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है 298 ईस्वी के अंदर हुई। मैगस्थनीज कौन था और वह किसके दरबार में रहता था? मैगस्थनीज सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, यानी मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के समय में ही इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्मगुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने
गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी में हारने के बाद क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से 305 ईस्वी में हारने के बाद अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कर दी थी और शांति शर्तों पर हस्ताक्षर करके काबुल, कंधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। काबुल, कंधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में किस भारतीय शासक ने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में क्या किया? का अंतिम समय कहाँ पर गुजारा? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेल गोला नामक स्थान पर बिताया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में सूसा, जो कि फारस में है, 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मौर्य वंश का शासक कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? जी हाँ, चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य था, जिनकी मदद से ही चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है और वह किससे संबंधित है? चाणक्य यानी कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और वह राजनीति से संबंधित है। सिकंदर महान की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर महान की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत तेज जल प्रताप आता था। सिकंदर को पंजाब की किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध का नाम क्या था? तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध को हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब चलाया? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में चलाया और इनके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर महान किसका शिष्य था और इनके पिता का नाम क्या था? सिकंदर महान अरस्तु का शिष्य था, इनके पिता का नाम फिलिप था और ये क्या है? मकदुनिया का शासक इनके पिता फिलिप थे। आपको पता है जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो जरासंध के पिता का नाम वृद्धरथ था, जिन्होंने मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक थे। बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और हयर्क वंश का संस्थापक था। मगध पर बिंबिसार का शासन कितने सालों तक रहा? तो मगध पर बिंबिसार का शासन
52 वर्षों तक रहा, यानी 52 वर्ष तक मगध पर बिंबिसार ने शासन किया था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। आपको पता है ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था, और इनका जन्म जेरूसलम में हुआ था, और जो चिन्ह स्थान था उसका नाम बेथलहेम नामक स्थान था। ईसाई धर्म में ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, और इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस है। क्या आपको पता है ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, और ईसाई धर्म का ग्रंथ है बाइबिल। का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देश का कोई भी व्यक्ति असंख्य बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वह 2 बार बन सकता है या 3 बार बन सकता है। स्कूल प्लस कोचिंग माता पिता से एक छलावा। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ तो लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि हम सोचते हैं स्कूल प्लस कोचिंग में हमारे बेटा बेटी को कोचिंग भी मिलेगी और स्कूल के अनुसार पीरियड वाइज भी पढ़ाया जाएगा। वास्तविक स्थिति यह है कि स्कूल प्लस कोचिंग वाले लोग क्या है 1 या 2 कमरों में अपनी कोचिंग चलाते हैं, और वह कहते हैं कि हमारा टाई अप विभिन्न स्कूलों से है, हम डमी के रूप में आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ करा देंगे, यहाँ करा देंगे, जिसमें आपकी फ़ीस कम लगेगी, और हम प्रत्येक रविवार को टेस्ट लेंगे। जैसा कि साइंस वर्ग के स्टूडेंट है आईआईटी की तैयारी कराएंगे, नीट की तैयारी करवाएंगे, एडवांस कोर्स कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। वास्तविकता यह है कि जैसा कि कोचिंग वाले खुद ही एक छोटी सी कमरे में अपना कोचिंग चलाते हैं, ना तो उनके पास प्रैक्टिकल कराने की सुविधा होती है जैसा कि साइंस के स्टूडेंटों को होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि के प्रैक्टिकलों की, और ना ही फैकल्टी होती है जो कि उनको पीरियड के हिसाब से पढ़ा पाए। साथ ही उनका गेम में अगर कोई पार्टिसिपेशन है तो वह भी बंटेदार हो जाता है, क्योंकि उनके पास गेम खिलाने वाला कोई पीटीआई नहीं होता है, कोई पीएचई जैसी क्लास लेने वाला टीचर भी नहीं होता है। अब बात आती है जैसा कि कोचिंग संस्थाएं साल के शुरू में ही 1 लाख 2 लाख 3 लाख फीस ले लेती है, जिसके कारण क्या है घर वाले भी बाउंड हो जाते हैं और छात्र भी बाउंड हो जाते हैं। एक और जहां आपका नौनिहाल जिसको आप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं उसका कोर्स पूरा नहीं होता है, उसे तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके कारण उसके आधी सी बातें ऊपर से जाती है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम की दिनांक नज़दीक आती है तो उसकी क्या है रातों की नींद हराम हो जाती है। वह सोच में पड़ जाता है करूँ तो क्या करूँ, पापा ने ब्याज पे पैसे लेके मेरे फीस भरी है, या फिर पापा ने अपनी सारी सेविंग की कमाई मेरे ऊपर लगा दी। अब हाल यह है कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे बेटा बेटी जो कि 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आए दिनों असंख्य घटनाएं आ रही हैं कि फला बेटे ने सुसाइड कर लिया या प्रयास किया। उसका मुख्य कारण है स्कूल प्लस कोचिंग की शिक्षा पद्धति, जिसमें क्या है हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। एक और तो स्कूल खोलने के लिए बड़े से बड़े भूखंड की रिक्वायर करते हैं, विभिन्न तरह की फैकल्टियों की रिक्वायरमेंट देते हैं कि इनकी पूर्ति कीजिए। दूसरी ओर
कोचिंगें एक किराने की दुकान में भी खुल रही है, जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण हमारे युवा देश के आने वाली नस्लें क्या है, ट्रेनिंग लेने से पहले ही काल का ग्रास बन रही है। दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटित घटना है जिसमें आपके साथ किसी कोचिंग वालों ने धोखाधड़ी की है, स्कूल वालों ने धोखाधड़ी की है, तो हमारे YouTube चैनल पर उस घटना को साझा करें, जिससे क्या है, देश में आए दिन होने वाली इस दुर्घटना को रोका जा सके, हमारे बेटा बेटियों के सुसाइड को रोका जा सके। क्यों दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को घंटी का निशान दबा के। इंग्लिश मीडियम स्कूल, जी हाँ दोस्तों, मेहनत मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर सोचते हैं कि हमारी तो कट गई जैसे कट गई, हम अपने बेटा बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। वह इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसा होता है, तो हम बताने जा रहे हैं उनकी अंदर की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। जैसा कि गरीब और अनपढ़ माता पिता का बेटा बेटी जब पहली क्लास में ही पापा से कहता है गुड मॉर्निंग पापा, मम्मी से कहता है गुड मॉर्निंग मम्मी, तो वो सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हमारा बेटा बेटी इंग्लिश में बातें करने लग गया है। इसी छलावे का फ़ायदा उठाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि उसमें पढ़ाने वाले टीचर पूर्णतः इंग्लिश में बोलचाल करने वाले होने चाहिए, भाषा को समझने वाले होना चाहिए। जैसा कि मुख्य रूप से क्रिश्चियन परिवार जिनका की बोलचाल ही इंग्लिश में होता है, और जो मुख्यतः ईसाई धर्म को मानते हैं, अंग्रेजी पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन हमारे देश में गिने चुने ही क्रिश्चियन स्कूल हैं। जी हाँ, इसके अलावा इनकी इंग्लिश मीडियम की आड़ में असंख्य उन लोगों ने स्कूल खोल लिए हैं इंग्लिश मीडियम के, जिनको खुद को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसी ही घटनाएं घटित हो रही है आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें भारी भरकम फीस ली जाती है, सप्ताह की 3 ड्रेसें लगाई जाती है ताकि उनका मोटा कमीशन आ सके। यहाँ तक कि पहली दूसरी ही क्लासों का बिल 8 से 10 हज़ार रुपये तक का होता है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट किताबें लगाते हैं, जिसमें एक पन्ना ही 5 से 10 रुपये तक का छपा हुआ होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा 60 या 50% कमीशन स्कूल वालों का उन किताबों पर होता है। दूसरा कि कोट पहन के आना है, टाई लगा के आना है, और जिस तरह हम हमारे कुत्ता बिल्लियों के टैग लगा देते हैं कि यह पट्टा डाल देते हैं कि यह कुत्ता फला व्यक्ति का है, इस तरह ही हमारे बेटा बेटियों के गले में पट्टा डाल दिया जाता है आई कार्ड का भी। जैसा कि बच्चे स्कूल से घर से स्कूल बस में आते हैं जाते हैं, रिक्शा में आते हैं जाते हैं, फिर उनको आई कार्ड नामक पट्टे की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वह मात्र 15-20 रुपये में बनने वाला आई कार्ड ही स्कूलों के जरिए 200, 300, 500 रुपये में दिया जाता है। फिर बात आती है डेली डायरी की, जो कि 20 से 50 पन्ने की होती है, और जिसके क्या है दाम होते हैं 200 से 300 रुपये तक। यहाँ तक कि कैलेंडर जो कि 10-20 रुपये में आ जाता है, वह भी स्कूल वालों के जरिए छात्र को कम से कम 200 रुपये का दिया जाता है। क्यों दोस्तों, यह घटना सही लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और इन इंग्लिश मीडियम के नाम से आम आदमी को लूटने वाले स्कूलों को, आम आदमी मजदूर भाइयों को समझ दिलाने में सहायक हो सके, इसलिए शेयर जरूर करना। जिसका बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उन पर ये बात लागू हो रही है नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।
का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देश का कोई भी व्यक्ति असंख्य बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वह 2 बार बन सकता है या 3 बार बन सकता है। भारत देश के संविधान के अनुसार भारत देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? जी हाँ, देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का राष्ट्रपति कितनी आयु वर्ष पूरे करने पर बन सकता है? कोई भी देश का व्यक्ति तो 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह राष्ट्रपति बन सकता है। देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कौन सा कर्तव्य है? तो देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत देश में देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो हम बताने जा रहे हैं कि भारत देश में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। भारत देश में किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? तो हम बताने जा रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। भारत देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम बताने जा रहे हैं कि भारत देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत देश के संविधान के अनुसार योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत देश में संविधान के अनुसार योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। ऐसा कौन सा राज्यसभा का सदस्य है जो प्रधानमंत्री बनते समय भी राज्यसभा का सदस्य रहा था? जी हाँ, तो इंदिरा गांधी ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य रही। भारत देश में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो क्या है लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए? जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए। क्या आपको पता है संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत देश के संविधान के अनुसार भारत देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? जी हाँ, देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का राष्ट्रपति कितनी आयु वर्ष पूरे करने पर बन सकता है? कोई भी देश का व्यक्ति तो 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह राष्ट्रपति बन सकता है। देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कौन सा कर्तव्य है? तो देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत देश में देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो हम बताने जा रहे हैं कि भारत देश में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। ऐसा कौन सा राज्यसभा का सदस्य है जो प्रधानमंत्री बनते समय भी राज्यसभा का सदस्य रहा था? जी हाँ, तो इंदिरा गांधी ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य रही। भारत देश के संविधान के अनुसार योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत देश में संविधान के अनुसार योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। भारत देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम बताने जा रहे हैं
कि भारत देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत देश में किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? तो हम बताने जा रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। भारत देश में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो क्या है लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए? जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए।